हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विज़न के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए हमारे सेशन की सेकंड वीडियो है जिसमें हम एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस का सेट करेंगे। और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जहाँ से आप उस पहले वाली फर्स्ट वीडियो को, हमारी फर्स्ट सेशन को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे सेकंड सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसपी में सल्फर की प्रतिशत मात्रा है। तो एसएसपी एक फर्टिलाइज़र है जो फॉस्फोरस के लिए यूज़ करते हैं जनरली हम सामान्यतः। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 12%, सेकंड ऑप्शन है 14%, 14%, थर्ड ऑप्शन है 16%, 16%, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 22, मतलब 22%। जो एसएसपी में सल्फर की मात्रा होती है, प्रतिशत मात्रा होती है, वो होती है 12%। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1 नंबर, मतलब 12%। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है। तो जो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है धान, सेकंड ऑप्शन है गेहूं, थर्ड ऑप्शन है दालें, और फोर्थ ऑप्शन है गन्ना, मतलब शुगर कैन। तो जो एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैसे, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है मेनली ग्रेन, मतलब जो क्रॉप होती है जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, उन सब से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जो मतलब सबसे ज़्यादा रिलेटेड जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गेहूं। क्योंकि जो गेहूं की जो हम नॉरिन 10 वैरायटी लेके आए थे, वो ही ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण था इंडिया के अंदर। और जो हरित क्रांति है उसके ऑल ओवर जो वर्ल्ड है, उसमें उसके जनक है, जो फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और जो इंडिया है उसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्हें इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर बोलते हैं, ठीक है। और अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। मतलब कौन सी ऐसी क्रॉप है जो इंडिया में खाने के लिए, फूड पर्पस और प्रोडक्शन के रूप में फर्स्ट आती है। तो जिसके ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, सेकंड ऑप्शन है जौ, थर्ड ऑप्शन है चावल राइस, और फोर्थ ऑप्शन है ज्वार, मतलब सोरगम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गेहूं। तो जो गेहूं क्रॉप है वो फूड पर्पस से मतलब भारत की प्रमुख फसल है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कि नकदी फसल क्या होती है? कैश क्रॉप। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैश क्रॉप होती क्या है। कैश क्रॉप वो होती है जिनकी शोइंग, मतलब जिनकी शोइंग के बाद जब हम उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद हम उनको डायरेक्ट सेल कर देते हैं मार्केट के अंदर। जैसे कपास हो गया, और एक जो पोटैटो है वो भी एक कैश क्रॉप ही है, जिनसे हम मतलब कि हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद उनको सेल कर देते हैं मार्केट के अंदर। तो जो इसके ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है कपास, सेकंड ऑप्शन है गन्ना, थर्ड ऑप्शन है जूट, और फोर्थ ऑप्शन है गेहूं। तो जो क्वेश्चन है 4 नंबर वो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी क्रॉप है जो नकदी फसल या कैश क्रॉप में नहीं आती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गेहूं। बाकी जितनी भी क्रॉप है जैसे कपास हो गया, जूट हो गया और गन्ना हो गया, ये सभी कैश क्रॉप के अंतर्गत आती है। अब हम मूव करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है कौन सी फसल खरीफ की नहीं है।
तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी खरीफ सीज़न की क्रॉप नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कपास, सेकंड ऑप्शन है मूंगफली, थर्ड ऑप्शन है मक्का और फोर्थ ऑप्शन है सरसों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सरसों। जो सरसों है वो एक रबी क्रॉप है और इसकी शोइंग हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं। ठीक है। और बाकी जो भी है, ये हो गया कपास, हो गया मक्का, हो गया मूंगफली, हो गए, ये सभी खरीफ सीजन की क्रॉप्स हैं। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना कहलाता है। मतलब एग्रीकल्चर के साथ जब हम पशुपालन करते हैं तो उसे हम उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मतलब उनको एग्रीकल्चर में हम किस नाम से बुलाते हैं। तो जो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गहन कृषि, सेकंड ऑप्शन है मिश्रित कृषि, मतलब जो मिक्स्ड फार्मिंग, थर्ड ऑप्शन है डेयरी कृषि, डेयरी एग्रीकल्चर, फोर्थ ऑप्शन है शुष्क कृषि, मतलब ड्राई फार्मिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मिश्रित कृषि। जो मिश्रित कृषि होती है उसके अंतर्गत हम एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइव स्टॉक मतलब का भी करते हैं, मतलब पशुओं का भी पालन करते हैं, जो जिससे कि हमें डबल फ़ायदा होता है। और जो पशुओं से जो हमें FYM गोबर वगैरह मिलता है उसका हम खेत में भी यूज़ कर सकते हैं एज ए मैन्योर। ओके। तो जो अब चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे, वो है दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है। मतलब इंडिया कौन सी पोजीशन पे आता है मिल्क प्रोडक्शन के आंसर, मिल्क प्रोडक्शन में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पहला, सेकंड ऑप्शन है दूसरा, थर्ड ऑप्शन है चौथा और फोर्थ ऑप्शन है पांचवा। तो जो इंडिया है मिल्क प्रोडक्शन की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, कौन परिरक्षण के काम नहीं आता है। मतलब इनमें से ये जो जितने भी केमिकल्स हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन सा केमिकल है जो परिरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन के काम में नहीं आता। तो सबसे पहले पता होना चाहिए प्रिजर्वेशन होती क्या है। मतलब किसी भी फ्रूट हो गया और किसी भी चीज़ की अपने लाइफ को बढ़ाने के लिए, मतलब जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपन स्टोर करके रख सकें, उसे अपन परिरक्षण बोलते हैं, ताकि हम उसका फर्दर यूज़ कर सकें। ठीक है। उनकी जो शेल्फ लाइफ है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें। तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो कौन सा इनमें से केमिकल है जो प्रिजर्वेशन के काम नहीं आता, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका यूज़ हम जनरली जो कॉटन के सीड होते हैं उन पर से जो एक्स्ट्रा लिंट होती है या फिर जो थोड़ी बहुत रुई बच जाती है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं, ताकि हम उसकी जो कॉटन सीड होता है उससे फिर हम ताकि हम उसकी इजीली मतलब शोइंग कर सकें और हमें अच्छा जर्मिनेशन प्राप्त होता है। ठीक है। तो और जो सोडियम बेंजोएट है और जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, ये दोनों प्रिजर्वेशन के काम आते हैं। और अब हम मूव करते हैं हमारे 9 नंबर क्वेश्चन पे, जो है निम्न में से कौन सा मृदा सुधारक है। मृदा सुधारक का मतलब होता है सॉइल अम्बेडमेंट। मतलब ऐसा कौन सा है जो जिससे हम सॉइल की स्ट्रक्चर को सुधार सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं अमोनियम सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन है जिप्सम और फोर्थ ऑप्शन है DAP। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जिप्सम। जो जिप्सम है या फिर जिप्सम का यूज़ हम नॉर्मली जो एसिडिक सॉइल है उसका उपचार करने के लिए करते हैं। और बाकी जितने भी ये हैं
रॉक फॉस्फेट हो गया, डीएपी हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ये सारे फर्टिलाइज़र हैं जिनका यूज़ हम क्रॉप्स के अंदर करते हैं। डीएपी में 46% नाइट्रोजन होती है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती है। अब हम चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे, वो है CTRI स्थित है, मतलब CTRI स्थित है, कहाँ स्थित है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, CTRI है क्या एक्चुअल में। तो ये है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हमें बताना है कि ये कहाँ पे है। तो जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कोयम्बटूर, सेकंड ऑप्शन है राजमुंद्री, थर्ड ऑप्शन है शिमला और फोर्थ ऑप्शन है कटक। तो जो इसका राइट आंसर होगा, CTRI स्थित है, वो होगा राजमुंद्री। राजमुंद्री एक जगह है जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। अब हम मूव करते हैं हमारे 11 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है मिर्च में चरपराहट का क्या कारण है। तो जो चिल्ली होती है उसमें जो तीखेपन का कारण क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है कैप्सेसिन, सेकंड है कैप्सेथिन, थर्ड है ऑक्जेलेट और फोर्थ है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कैप्सेसिन। तो जो मिर्च में चरपराहट का कारण होता है वो होता है कैप्सेसिन। अब हम मूव करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो नाबार्ड एक संस्था है जिसकी स्थापना का वर्ष इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो जो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 1980, सेकंड ऑप्शन है 1981, थर्ड ऑप्शन है 1982 और फोर्थ ऑप्शन है 1983। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1982। जो नाबार्ड है उसकी स्थापना 1982 के अंतर्गत की गई थी। अब हम मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे, दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है। मतलब जो पल्स क्रॉप होती है उनकी प्लांट्स की रूट में कौन सा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो आपको पता ही होगा कि जो मोस्टली पल्स क्रॉप होती हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन वो खुद नहीं करती, उनकी जो रूट्स होती है पल्स क्रॉप्स की, जैसे जो ग्राम होता है तो उसकी जो रूट्स होती है तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन होती है उसका मतलब फिक्सेशन करता है। तो इनमें पूछा गया कि वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो उसका फिक्सेशन करता है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है एजेक्टोबैक्टर, सेकंड ऑप्शन है एनारोबिक बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है राइजोबियम और फोर्थ ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राइजोबियम। जो पल्स क्रॉप होती है उनमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है और वो उनकी जड़ों में पाया जाता है। अब हम मूव करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है। तो इंडिया में कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो वो है जालोड या फिर एलुवियल सॉइल। तो जो एलुवियल सॉइल होती है वो कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मोस्टली क्रॉप की शोइंग हम एलुवियल सॉइल्स में कर सकते हैं। अब मूव करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सी मृदा को स्थानीय भाषा में रेगड़ू बोला जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सॉइल है जिसको लोकल लैंग्वेज के अंदर रेगड़ू बोला जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लाल, सेकंड ऑप्शन है काली, थर्ड ऑप्शन है लेटराइट और फोर्थ ऑप्शन है जालोड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जालोड। जो जालोड है एलुवियल सॉइल है, उसे ही नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर रेगड़ू बोला जाता है, जबकि जो ब्लैक सॉइल होती है उसे रोगर बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज के अंदर रोगर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, रोगर बोलते हैं। अब मूव करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, गाय के झुंड को कहते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब गाय झुंड में ही जाती होती है, जैसे लगभग
तो जो गाय का झुंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फ्लोक, सेकंड ऑप्शन है हर्ड, थर्ड ऑप्शन है ट्रिप, फोर्थ ऑप्शन है ड्रोव। तो जो गाय के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं, जो बहुत सारी गाय इकट्ठी होती है तो उसका उनका जो झुंड होता है उसे हम हर्ड बोलते हैं। अब हम मूव करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ओलेरी कल्चर, तो सबसे पहले तो आपको बताया था कि जिन वर्ड्स के लास्ट में कल्चर वर्ड आता है, जिन शब्दों के लास्ट में कल्चर वर्ड आता है तो वो लैटिन भाषा के वर्ड होते हैं। जैसे कि हमने कल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। तो जो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है फूलों का, सेकंड ऑप्शन है फलों का, थर्ड ऑप्शन है शाक व सब्जियों का, और फोर्थ ऑप्शन है वनों का। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शाक व सब्जियों का। जो शाक व सब्जी है, वेजिटेबल्स हैं, उनकी स्टडी हम जिस मतलब साइंस के अंदर करते हैं उसे हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है। जो फलों का करते हैं उसे हम बोलते हैं, जो फूलों का करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। जिसमें हम फलों का करते हैं उसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, और जिसमें हम वनों की स्टडी करते हैं उसे हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। भैंस का गर्भकाल होता है। तो जो बफेलो होती है उसका जो गर्भकाल है वो कितना होता है, तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 283 डेज, मतलब 283 दिन। सेकंड ऑप्शन है 310 दिन, थर्ड ऑप्शन है 150 दिन, और फोर्थ ऑप्शन है 340 दिन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 283 दिन। जो भैंस का गर्भकाल होता है वो 283 डेज का होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19 नंबर। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा है, मतलब कौन सा मेडिसिनल प्लांट है जो गिवन ऑप्शन है उनमें से। तो सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कपास, सेकंड ऑप्शन है नीम, थर्ड ऑप्शन है जौ, और फोर्थ ऑप्शन है जई। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा नीम। तो नीम एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके अंदर एजेटेरेक्टिन नाम का तत्व पाया जाता है जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट का होता है, और जो हम इसको जो नीम होता है उसको हम एज ए हर्बिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की भारतीय नस्ल है। तो ऐसी कौन सी नस्ल है गाय की जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो जो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम। इसका फर्स्ट ऑप्शन है गिर, सेकंड ऑप्शन है साहिवाल, थर्ड ऑप्शन है जर्सी, और फोर्थ ऑप्शन है हरियाणवी। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा गिर। जो गिर गाय है, गिर गाय की ब्रीड है, वो मतलब सबसे ज़्यादा दूध देती है इंडिया के अंदर। अब हम मूव करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है कि अंडे का वजन होता है, जो एग होता है उसका वजन कितना होता है। तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 54 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 61 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 61 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 57, और फोर्थ ऑप्शन है 59। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 57 ग्राम। जो एग होता है उसका जो वेट होता है 57 ग्राम होता है। ठीक है। और अब 22 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, जो टबैको होते हैं उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है निकोटिन, सेकंड ऑप्शन है थिन, थर्ड ऑप्शन है कैफीन, और फोर्थ ऑप्शन है प्योरिन। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा निकोटिन। जो टबैको होता है उसमें निकोटिन केमिकल पाया जाता है, और जो कैफीन है वो कॉफ़ी के अंतर्गत, कॉफ़ी और टी उसमें पाया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। मुर्गी की लड़ाकू नस्ल है, ऐसी कौन सी ब्रीड है पोल्ट्री में मुर्गी की जो कि लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है असील, सेकंड ऑप्शन है कड़कनाथ, थर्ड ऑप्शन है चटगांव, फोर्थ ऑप्शन है घाघस।
तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा असील। जो असील नस्ल की जो मुर्गी होती है वो लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होती है और वो एक लड़ाकू नस्ल है। ठीक है, इनका कंपटीशन होता है। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है, जो ग्लाइसिन मैक्स है, सोयाबीन है, उसका जो ओरिजिन पैलेस है वो कौन सा है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है चाइना, थर्ड ऑप्शन है मैक्सिको, फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा चाइना। जो सोयाबीन है उसका उत्पत्ति स्थल चाइना है। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। वो है काजरी स्थित है, तो काजरी है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले हमें काजरी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फिर हम पता करेंगे ये कहाँ पे स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकंड ऑप्शन है जोधपुर, थर्ड ऑप्शन है जैसलमेर, फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा जोधपुर। जो काजरी है वो जोधपुर में स्थित है। अब हम मूव करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ में मैथुन की क्रिया कहलाती है। तो जो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सर्विंग, सेकंड ऑप्शन है टपिंग, थर्ड ऑप्शन है कपलिंग और फोर्थ ऑप्शन है टिंडिंग। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा सर्विंग। तो मैं आपको बता दूं, भेड़ी में मैथुन की क्रिया को हम सर्विंग बोलते हैं और जो कपलिंग होती है वो मेन पिग में होती है। जो पिग में मैथुन की क्रिया होती है उसे हम कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। पौधों की वृद्धि को मापने का यंत्र है, तो ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे हम प्लांट की ग्रोथ को माप सकते हैं? तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है पोटोमीटर, सेकंड ऑप्शन है पोरोमीटर, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सेनोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑक्सेनोमीटर। तो ऑक्सेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्लांट की ग्रोथ को माप सकते हैं। ठीक है, तो जो अदर इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। फर्स्ट है जो पोटोमीटर है, वो स्टोमेटल बिहेवियर मतलब रेस्पिरेशन रेट वगैरह को मापने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड है पोरोमीटर, इसका यूज़ स्टोमेटल बिहेवियर को मतलब कि जो लीफ होती है उसके स्टोमेटल बिहेवियर को करने के लिए, जो रंध्रों का जो होता है ना उसको मापने के लिए किया जाता है। थर्ड है जो हाइग्रोमीटर है, ये मेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। RH को ज्ञात करने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ज्ञात करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। और जो प्लांट की ग्रोथ को मापने का यंत्र है वो है ऑक्सेनोमीटर। अब मूव करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। नवजात बछड़े के मास को कहते हैं। तो जब नवजात बछड़ा होता है उसके जो यंग काल होता है उसे हम बोलते हैं, उसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बीफ, सेकंड ऑप्शन है बफन, थर्ड ऑप्शन है व्हील, फोर्थ ऑप्शन है टेंडर। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा व्हील। तो जो नवजात बछड़े के मांस को हम व्हील बोलते हैं और जो बीफ होता है गाय का मांस होता है और जो बफन होता है उसे वो भैंस का मांस होता है। ठीक है, और बीफ होता है काऊ का, गाय का मांस, और व्हील तो बछड़े का होता ही है। ठीक है, अब मूव करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? मतलब इंडिया में कौन सा इरिगेशन मेथड है जिससे सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नहर, सेकंड ऑप्शन है कुआं व नलकूप, थर्ड ऑप्शन है तालाब और फोर्थ ऑप्शन है ड्रिप। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा कुआं व नलकूप। तो जो कुआं और वेल और जो हैंडपंप होता है, नलकूप होता है, उससे इंडिया में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। अब हम मूव करते हैं हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, मतलब 30 नंबर क्वेश्चन पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है आम्रपाली किस्म का संकरण है। मतलब किसके क्रॉस से आम्रपाली जो मैंगो, आम्रपाली एक मैंगो की ब्रीड है, मतलब मैंगो की एक वैरायटी है। तो हमें बताना है कि ये किसके क्रॉस से बनी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है नीलम व लंगड़ा, सेकंड ऑप्शन है दशहरी व नीलम, थर्ड ऑप्शन है नीलम व अल्फांसो,
फोर्थ ऑप्शन है नीलम व बॉम्बे ग्रीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दशहरी व नीलम। तो इसको याद अपन ऐसे कर सकते हैं, डी, एन और ए। जैसे डी से दशहरी हो गया, एन से नीलम हो गया और ए से आम्रपाली। तो जैसे दशहरी और नीलम के क्रॉस से आम्रपाली वैरायटी बनती है और ये मैंगो की एक वैरायटी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा आज की सेकंड सेशन भी समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं हमारा आज का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।